दलित राजनीति का जो इतिहास है उसको समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसका जो मूवमेंट था वो 70 के दशक में, उस भाषण के बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा विरोध हुआ पूरे राज्य में कि ऐसे कैसे बोल दिया हमारे साहित्य के बारे में। तो उससे दलित चेतना जाग गई। 1974 में ही अगले साल एक छोटा सा मूवमेंट बना, दलित राइटर्स कल्चरल एसोसिएशन इस टाइप का कन्नड़ में जो था, दलेखा बोल के, दलित संघर्ष समिति 1974। डीएस सिद्धरामैया जो आज फिलहाल मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनकी भूमिका भी बहुत अहम है कर्नाटक में, क्योंकि वो एक कुरुबा जाति से आते हैं जो भेड़ बकरियों को चलाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, भेड़िहर कहते हैं। हाँ, तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसके ठीक 6 महीने पहले बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी रैली हुई अक्टूबर 2022 में। उसमें जो सारे अलग अलग छोटे छोटे दल थे दलित संघर्ष समिति के, वो सब वापस मिल गए कि इस बार भाजपा को निकालने के लिए हम सब साथ हैं। हमारी अलग अलग अंदरूनी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बड़ा इशू पकड़ना है। हाँ, लेकिन इस बार भाजपा को डिप्टी सीएम जो है डीके शिव कुमार, जिसकी बहुत प्रशंसा होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वही खुद जाति जनगणना के खिलाफ है। बोल रहे हैं कि इसको मत रिलीज कीजिए। उनको पता चल जाएगा कि जब जाति जनगणना का रिजल्ट आएगा तो दलित समाज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जितना लोग समझते हैं उससे ज़्यादा है। और उससे ये भी पता चलेगा कि लिंगायत और वोकलिगा जो बोलते हैं उनकी जनसंख्या एक्चुअल में कम। राम मंदिर का भी मुद्दा है। राम मंदिर का जो आंदोलन था, अयोध्या में राम मंदिर बना, देश भर से लोग बुलाए गए अलग अलग हिस्सों से, उसका कितना इम्पैक्ट है यहाँ पर? 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। मैं हूं बेंगलुरु में, कर्नाटक में। जब कर्नाटक की बात होती है, दक्षिण का राज्य है कर्नाटक। एक सवाल ये आता है कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम हिंदी पट्टी क्षेत्रों में लगातार झंडे गाड़ रही है, दक्षिण में आखिर उसकी दाल क्यों नहीं गलती? दक्षिण में आके वो ठिठक क्यों जाती है? दक्षिण में दलित आंदोलन कैसा है? दक्षिण में दलित साहित्य कैसे काम करता है? इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राम है, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं। इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक का मसला है क्या, और कर्नाटक में जो दलित राजनीति है, दलित संगठन है, दलित साहित्य है, वो किस तरीके से काम करता है। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो मैंने इंट्रोडक्शन में ही अपना सवाल रख दिया कहीं ना कहीं। वहाँ यहाँ कर्नाटक में दलित राजनीति, दलित साहित्य को अगर हम समझना चाहें तो किस तरीके से समझ सकते हैं? दलित राजनीति का जो इतिहास है उसको समझना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसका जो मूवमेंट था वो 70 के दशक में शुरू हुआ। तब कांग्रेस की एक देवराज अरस की एक सरकार बनी थी, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते थे जैसे कि ज़मीन का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सिर्फ वामपंथी सरकारों ने किया था। तो कांग्रेस के देवराज अरस भी उस तरह का कुछ काम करना चाहते थे। और फिर रिजर्वेशन लाना चाहते थे बहुजन समाज के लिए, हॉस्टल बनाना चाहते थे वंचित तबकों के लिए। तो ऐसा काफ़ी कुछ प्रोग्रेसिव काम करना चाहते थे, और उनको पता था कि जो सवर्ण जातियां हैं वो उनका साथ नहीं देंगी। तो पहली बार उनके कैबिनेट में उन्होंने काफ़ी वंचित तबकों के लोगों को शामिल किया। जी। और 1973 में एक सेमिनार था अंबेडकर स्कूल ऑफ थॉट मैसूरू में। वहाँ पे देवराज अरस के एक मंत्री थे, दलित समाज से आते थे। उन्होंने उनके भाषण में कह दिया कि कन्नड़ा के साहित्य में काफ़ी कुछ भूसा भरा हुआ है। उनका कहने का मतलब ये था, उतना गंभीर साहित्य नहीं है, और ज़्यादातर लोगों की जो ज़मीनी हकीकत है उससे साहित्य का कोई लेना देना नहीं है।
Okay. बहुत ही ऊंचे स्तर पे कुछ लिखते हैं और उससे तमाम जो पब्लिक जमीनी मुद्दे, है हाँ। उसको लेना देना नहीं है, तो ये बेकार है एकदम। उस टाइप का कुछ भाषण Okay, कर दिया था। क्योंकि वो एक बड़ा हिस्सा छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं, जो मेजोरिटी है उसको छोड़ रहे हैं। उसकी बात नहीं हो रही है नहीं यहाँ हो पे रही है, शायद। नहीं हो रही है। तो उस भाषण के बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़ा विरोध हुआ पूरे राज्य में कि ऐसे कैसे बोल दिया हमारे साहित्य के बारे में। तो उससे दलित चेतना जाग गई कि इस मंत्री के खिलाफ जब विरोध शुरू हो गया तो दलित चेतना एक तरह से जाग गई कि नहीं, इनको डिफेंड करना है। ये तो ठीक कह रहे हैं। हाँ ठीक कह हमारा रहे हिस्सा हैं। कहाँ हाँ हमारा हिस्सा तो है ही नहीं इसमें। हमारी बात कौन कर रहा है? जी। तो काफ़ी समय, लंबे अरसे तक चला विरोध, और जब पूरे राज्य में सरकार गिरने की बात आई तब वो मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। और उस इस्तीफे के बाद दलित समाज को ये समझ में आ गया कि सरकार के द्वारा ही हम पूरी चीज़ नहीं कर सकते, सामाजिक तौर पे हमको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। तो 1974 में ही, अगले साल, एक छोटा सा मूवमेंट बना, दलित राइटर्स कल्चरल एसोसिएशन इस टाइप का, कन्नड़ा में जो था, दलेखा बोल के। और उसी साल में दलेखा को डीएसएस के तौर पे शुरुआत हो गई उसकी, दलित संघर्ष समिति। 1974 डीएसएस शुरू हो गया जी। तो दलित संघर्ष समिति काफ़ी साल तक बहुत काम किया उन्होंने, लेकिन उनकी शुरुआत ये जो साहित्य का जो मूवमेंट है उसी से शुरू हुआ। और उस समय जो काफ़ी यंग लोग थे, कॉलेज में पढ़ाई करते थे, उन्होंने इसका नेतृत्व लिया। तो बहुत यंग लीडरशिप था इसका। तो उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। तो पहली बार कर्नाटक में जो एक दलित व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है जीने का, वो सामने आया। हाँ, वो प्रकाशित हुआ। वो लोगों को पता चला कि ये कितना अलग है, जो भूसा साहित्य है उससे कितना अलग है। अलग है। हाँ। सही में लोगों ने कनेक्ट किया कि सही में वो बहुत ठीक ही कह अलग रहे है थे। जी। कौन कौन से संगठन हैं जो अभी काम कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, अब आज के दौर पे तो देखा जाए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। जो मैं कह रहा था कि डीएसएस सबसे पुरानी है। हाँ, पुरानी है। डीएसएस में क्या हुआ, विचारधारा का जो एग्रीमेंट नहीं हो पाया। कुछ लोग मार्क्स को बिलीव करते थे, कुछ लोग लोहिया विचारधारा से रखते थे, कुछ लोग अंबेडकर। तो उसमें फैक्शनलिज्म पैदा हो गया। तो एक दलित संघर्ष समिति से 14, 15, 20, 30 छोटे छोटे संगठन शुरू हो गए। जैसे बामसेफ का हाल है। जी, उसी तरह से पूरी तरह से टूट गया वो। लेकिन मेरे ख्याल से कर्नाटक में सिद्धरामैया, जो आज फिलहाल मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उनकी भूमिका भी बहुत अहम है कर्नाटक में, क्योंकि वो एक कुरुबा जाति से आते हैं जो भेड़ बकरियों को चलाते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, भेड़िहर कहते हैं। हाँ। तो कर्नाटक में उस जाति को कुरुबा कहते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में है, बैकवर्ड है, जाति है। लेकिन उन्होंने वो भी उसी तौर पे जनता का जो पार्टी था उसी से आए थे, जनता दल से आए थे, फिर कांग्रेस में ज्वाइन हुए। तो उन्होंने दलित चेतना को फिर से जगाने का बहुत काम किया है। 2015 में जाति जनगणना भी किया उन्होंने। वो अलग बात है कि अभी वो बाहर नहीं आया है, लेकिन उन्होंने उस बात को फिर से जागरूक किया है। और वैसे आप देखेंगे तो 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, उसके ठीक 6 महीने पहले बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी रैली हुई, अक्टूबर 2022 में। उसमें जो सारे अलग अलग छोटे छोटे दल थे दलित संघर्ष समिति के, वो सब वापस मिल गए कि इस बार भाजपा को निकालने के लिए हम सब साथ में हैं। हमारी अलग अलग अंदरूनी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन बड़ा इशू पकड़ना है। हाँ, लेकिन इस बार भाजपा को निकालना है, सिद्धरामैया को जिताना है, उनके नायक हैं। तो इस बार दलित संघर्ष समिति का काफी बड़ा रोल मतलब इतनी बड़ी भूमिका है दलितों की कर्नाटक की राजनीति में। बिल्कुल। क्योंकि कर्नाटक की राजनीति में 2 जातियां कंट्रोल करती हैं। एक लिंगायत हो गया जो नॉर्थ कर्नाटका में काफ़ी प्रभावशाली है, और एक वोकलिगा जो साउथ कर्नाटक में काफ़ी प्रभावी है। तो ये दोनों अपने आप में समझौता है कि एक बार आप, अगली बार हम।
वो पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस बीजेपी ये सब बकवास है। लिंगायत और वोकलिगा का पावर शेयरिंग एग्रीमेंट है, बस किसी भी हाल में एक बार किसी और को नहीं आने देना है। तो इन दोनों के बीच में जो घुसे हैं सिद्धरामैया की, जो अहिंदा पॉलिटिक्स कहते हैं इसको, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियां और ये सब अहिंदा कोएलिशन इन्होंने बनाया है। जैसे कि अब अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, उसी तरह से सिद्धरामैया अहिंदा की बात करते हैं। तो ये इन दोनों जो बड़े जातियां हैं वोकलिगा और लिंगायत, इनको तीसरा जो कोएलिशन है इन्होंने अब हटा दिया है। और इसमें दलित समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो ये अहिंदा कोएलिशन आ ही नहीं पाता। तो ये एक बड़ी बात है। जी जी। तो पॉपुलेशन की बात करें, जो दलित पॉपुलेशन की बात करें यहाँ पे, तो उसका शेयर क्या है? क्या अगर वो इतना प्रभावित करती हैं यहाँ की राजनीति को, यहाँ के समाज को, तो उनको जो पावर शेयरिंग की बात होती है, जिसकी बात राहुल गांधी भी लगातार घूम के कर रहे हैं, वो मिला है यहाँ के पॉलिटिक्स में? इसीलिए तो सिद्धरामैया ने जाति जनगणना का प्रोसेस शुरू किया था। सामने तो नहीं आ पाया। सामने नहीं आ पाया क्योंकि जो डोमिनेंट जो जातियां हैं वोकलिगा और लिंगायत, इसके खिलाफ हैं। अगर आप देखेंगे डिप्टी सीएम जो हैं DK शिव कुमार, जिसकी बहुत प्रशंसा होती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वही खुद जाति जनगणना के खिलाफ हैं। बोल रहे हैं कि इसको मत रिलीज कीजिए। वैसे भाषण में कह देते हैं कि सामाजिक रस्साकसी अंदर भी है और उनको पता चल जाएगा कि जब जाति जनगणना का रिजल्ट आएगा तो दलित समाज की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जितना लोग समझते हैं उससे ज़्यादा है। और उससे ये भी पता चलेगा कि लिंगायत और वोकलिगा जो बोलते हैं उनकी जनसंख्या एक्चुअल में कम है। तो इसीलिए कोई बाहर नहीं लेना वो नहीं आना चाहते हैं। तो क्या है, मतलब आपको तो पता होगा, आप यहाँ के हैं तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। इसका कोई प्रूफ नहीं है ना, लेकिन जो चर्चा चर्चा है। मेरे ख्याल से लिंगायत का पॉपुलेशन 16% ऐसे कुछ है और वोकलिगा का 16 से 20% ऐसे कुछ है, और दलित समाज का भी पॉपुलेशन 16 से 20% उतना ही है। और इन छोटे छोटे जो फर्क है उसी में राजनीति है। जैसे कि अगर लिंगायत का 16 से 14 हो गया और दलित समाज का 16 से 18 साबित हो गया, तो उसमें भूचाल हो जाएगा राजनीति में। तो क्योंकि सब बदलना पड़ेगा। दलित समाज किसके साथ खड़ा रहा है इस पूरे सिस्टम में? एक बहुत बड़ा मुद्दा है दलित समाज का, जो उसमें भी एक डिवीजन है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि सब रिजर्वेशन हो। वो आंध्रा से प्रेरित होके वो मूवमेंट आया है यहाँ पे भी, कि दलित समाज में भी कुछ जातियों ने कब्जा कर रखा है। रिजर्वेशन का जो फायदा है, राजनीतिक सत्ता जो है, सब लोगों, कुछ ही जातियों ने कब्जा कर रखा है। वो ओबीसी में भी है, दलित समाज में भी है। तो एक हिस्सा जो दलित समाज का है वो चाहती है कि इंटरनल सब रिजर्वेशन लागू हो और ABC कैटेगरी टाइप का जो होता है उसमें लागू। दूसरा समाज ये चाहता है कि जैसा है वैसा ही रहने दो। तो बटा हुआ है, सबके लिए ओपन है, जिसको फाइट करके आना है। तो बटा हुआ है थोड़ा। और ये अहिंदा राजनीति का जो पोटेंशियल है कि वापस इस समाज को एक किया जाए। ये मैंने कर्नाटका में घूमते हुए जितना भी मैं घूमा शहरों में देखा कि मुस्लिम पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, अच्छे कंडीशन में है। क्रिश्चियंस की भी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। इसका कितना इम्पैक्ट है? वो भी दलित कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, मुस्लिम्स हैं, या फिर क्या है? तो मुसलमान जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या है और लेकिन कुछ पॉकेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। लेकिन जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मुद्दा, क्योंकि बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो दलित समाज से आते हैं। जब जाति जनगणना का टाइम आता है तो वो बोलेंगे नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं, क्योंकि उनको अगर बोलेंगे तो उसका रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट उन पे लागू नहीं होगा। तो बहुत बड़ी बात है। कोई उन पे कुछ कर गए तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा उन पे जो किया है उनको। तो वो क्रिश्चियन आइडेंटिटी को सामने नहीं रखते। लेकिन अगर उनकी
शैली देखेंगे रोज का, तो चर्च जाएंगे और वो विश्वास रखते हैं। तो एक्चुअली जो ऑफिशियल क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, लेकिन वास्तविकता में बहुत ही ज़्यादा है दलित समाज में, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी इसलिए पसंद करते हैं, शिक्षा मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्रिश्चियनिटी में उनको एक सम्मान मिलता है, एक तो कर्नाटक में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अम्बेडकराइट क्रिश्चियनिटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए शायद जो डीएसएस का बैनर है उस पर मदर टेरेसा दिखती हैं, अम्बेडकर दिखते हैं और कलाम दिखते हैं। जी जी जी। आज के वक्त में क्या चुनौतियां हैं दलित समाज के भीतर यहाँ इस स्टेट में? एक बहुत बड़ा चुनौती जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि एससी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पहचाना जाना चाहिए कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए जी, अगर मिल गया तो बाकी जो हिंदू दलित हैं वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनका रिजर्वेशन कम हो गया। तो इस चीज़ को एक चुनौती है कि कैसे उसको सुलझाया जाए। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। आखिरी सवाल जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इसकी राजनीति हिंदी क्षेत्र में जी बढ़ रही है, जी, दक्षिण में क्यों नहीं सफल हो पा रही? एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हिंदी यहाँ नहीं चलती। अगर आप हिंदी थोपने की कोशिश करेंगे तो विरोध बहुत जोर तरीके से होगा, जैसे तमिलनाडु में हुआ है। वही चीज़ यहाँ पे भी बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आप देखेंगे कि कर्नाटक का जो झंडा है वो बहुत लहराता है आजकल, सिद्धरामैया आने के बाद। तो एक लिंग्विस्टिक प्राइड जो है उसको छोड़ना नहीं चाहते, और उसी वो कन्नड़ा की पहचान से भाजपा का विरोध करना चाहते हैं। तो एक वो है, और मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ कि यहाँ भाजपा का सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन लोगों को पता चल गया कि नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ गई है। तो जैसे ही कर्नाटक के में कांग्रेस की सरकार आई, जो 5 वायदे किए थे उन्होंने काफ़ी हद तक पूरा किया है, तो उसका भी प्रभाव पड़ने वाला है। जी, जो राम मंदिर का भी मुद्दा है, राम मंदिर का जो आंदोलन था, अयोध्या में राम मंदिर बना, देश भर से लोग बुलाए गए अलग अलग हिस्सों से, उसका कितना इम्पैक्ट है यहाँ पे? एक हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी इम्पैक्ट है। जब 90 के दशक में मस्जिद तोड़ा गया तो यहाँ से, कर्नाटक से लोग ट्रेन में गए थे मस्जिद तोड़ने के लिए। स्पेशली जो कोस्टल इलाका है, मैंगलोर, उडुपी, अगर विधानसभा का भी रिजल्ट देखेंगे तो ज़्यादातर भाजपा वहाँ जीती है। 15 सीटों में या 16 सीटों में 13 सीट ऐसे कुछ जीत के आई है। तो वहाँ हिंदुत्व का हमेशा रहा है प्रभाव रहा है। और ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, लोकसभा चुनाव में उस इलाके में काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। बाकी जगहों पे देखना पड़ेगा कैसे प्रभाव रहा, क्योंकि लोगों में मोदी की लोकप्रियता है। लोग अभी भी मोदी को मानते हैं, भाजपा भले ही ना माने, मोदी को मानते हैं। कर्नाटक में बात कर रहा हूँ। जब सर्वे किया गया था मेरे ख्याल से 2019 चुनाव के पहले, तब मोदी की लोकप्रियता मेरे ख्याल से देश में दूसरी या तीसरी नंबर पे थी, कर्नाटक। तो लोग अभी भी मोदी को मानते हैं, तो मोदी फैक्टर हो सकता है। 24 में क्या होगा, कर्नाटक की जनता क्या करेगी? मुझे लगता है पिछली बार 28 में से 25 लेके आई थी भाजपा, इस बार स्कोर कम होने वाला है बीजेपी का। जी बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो काम कांग्रेस ने किया है, सिर्फ वायदे निभाने का नहीं, लेकिन पिछड़े वर्गों को जो इकट्ठा करने का काम किया है, उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। 10 से 12 सीटें कम हो सकती हैं, मुझे लग रहा है। ओके, बड़ा नंबर है। जी जी जी। तो राम ने बताया तमाम चीज़ें, इनके जरिए हमने दलित राजनीति को, दलित साहित्य को और पूरे प्रदेश में जो दलितों के मुद्दे हैं उसको समझने की कोशिश की। शुक्रिया राम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखते रहिए दलित दस्तक। जय हिंद।